आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बहुत सारे ख्वाब देखे थे और उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। आज की कहानी एक ऐसे बेबस माँ बाप की है जिनकी बेटी उनके लिए सब कुछ थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली है और आज की कहानी में हम जानेंगे ख्याति श्रेष्ठा मर्डर केस की पूरी सच्चाई। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था ख्याति श्रेष्ठा के साथ। कहानी है हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। बात दरअसल 2009 की है। ख्याति अपने पेरेंट्स के साथ नेपाल के विरतनगर इलाके में एक रेंटेड हाउस में रहती थी। एक्चुअली ख्याति बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो बड़े होकर पायलट बनना चाहती थी और उसी के लिए उसी हिसाब से पढ़ाई कर रही थी। उसकी लगन उसके रिजल्ट्स में भी दिखती थी। 12th के बाद वो पढ़ाई करने के लिए फ़ौरन जाना चाहती थी और उसकी फैमिली उसे बाहर भेजने के लिए अपनी सेविंग्स कर रही थी, पैसे सेव कर रही थी। अब वापस आते हैं इस कहानी में। ख्याति का परिवार जिसके घर पे रहता था रेंट पे, उस इंसान का नाम था वीरेन श्रेष्ठा। एक्चुअली वीरेन श्रेष्ठा नेपाली नहीं था। उसका असली नाम था वीरेन प्रधान, जो कि इंडिया के दार्जिलिंग शहर से बिलोंग करता था। वीरेन एक टीचर था, साइंस टीचर था और वो जॉब के सिलसिले में 1985 में नेपाल में शिफ्ट हो गया था और वहीं पे रहता था। धीरे धीरे वीरेन ने वहाँ पे के स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया और अच्छे पैसे कमाने लगा, तो उसने वहाँ पे एक घर भी ख़रीद लिया और वो घर वो लोगों को रेंट पे देता था जिसमें ख्याति और उसके परिवार भी रहते थे। जब ख्याति 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो वीरेन उसका ट्यूशन टीचर भी था। एक दिन अचानक वीरेन ख्याति के माता पिता को घर खाली करने के लिए बोलता है क्योंकि वो घर बेचने वाला था। ये थोड़ा शॉकिंग था उन लोगों के लिए क्योंकि ये बहुत पैसे वाला बंदा था और अचानक से ये अपना घर बेच देना चाहता था। तो वीरेन ने उनसे कहा था कि वो अभी उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाने वाला है, शिफ्ट हो जाने वाला है, इसीलिए वो उस घर को बेच देगा। तो ख्याति के माता पिता ने ज़्यादा बहस नहीं किया और उन्होंने भी उस घर को छोड़ दिया। उस दौरान ख्याति काठमांडू के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था ख्याति ने, और उसके माता पिता ने उसके कॉलेज के पास ही एक नया घर रेंट पे ले लिया था। जब ख्याति और उसके परिवार काठमांडू में थे तो एक दिन 5 जून 2009 को ख्याति के फ़ोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि वो एक वोमन मैगजीन की लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुई है और उसका पहला नंबर निकला है और इसका इनाम ये था कि उसको नेपाली रुपीज़ में 20,000 मिलेंगे नेपाली पैसे और इंडियन 12,000 रुपये मिलेंगे और पोखरा घूमने के लिए एक टिकट मिलेगा और वो सारा खर्चा वो मैगजीन वाली कंपनी उठाएगी। क्योंकि ख्याति को घूमना फिरना बहुत पसंद था, इसलिए उसको ये चीज़ बहुत पसंद लगा और उसने बिना टाइम गवाए उसने उस मैसेज का रिप्लाई कर दिया। जब उसने उस मैसेज का रिप्लाई किया तो उसको आगे से एक फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आता है और वो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव उसको फ़ोन में बताती है कि इस टिकट के लिए और विनिंग पैसे के लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अभी तक ख्याति को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका इस एक मैसेज का रिप्लाई देना उसके मौत का कारण बन जाएगा। जब ख्याति ने अपने पेरेंट्स को उस मैसेज के बारे में बताया तो उन्हें भी लगा कि अगर पैसे मिलेंगे तो उसकी पढ़ाई में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। देखिए, बात 2009 की है। उस वक्त इस तरह के मैसेजेस और कॉल्स आम नहीं थे। जैसे कि आज का दौर है, या आपको अगर इस तरह के कॉल आए, इस तरह के मैसेज आए तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये फ्रॉड है। लेकिन 2009 में ये सब चीज़ें नहीं थी तो लोग इन सब ट्रैप्स में फंस जाते थे और ख्याति के माता पिता को भी लगा शायद ये चीज़ ओरिजिनल है और उन्होंने उसके लिए उसको हाँ कह दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाओगी तो तुम साथ में हमारे घर के नौकर राम को अपने साथ ले जाना। नेक्स्ट डे ख्याति अपने नौकर राम के साथ पटाली स्ट्रीट पहुंच जाती है। वहाँ उसके पास एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव आती है जिसने उसको कॉल किया था और वो कहती है कि टिकट और पैसे मिलने में अब थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक आप अपने नौकर को घर भेज सकती है। तो इस चीज़ को देखकर और थोड़ा बहुत उस फीमेल रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करने के बाद ख्याति कंफर्टेबल हो गई थी, तो ख्याति ने राम को कहा कि तुम घर चले जाओ, मैं खुद अकेली आ जाऊंगी। ये सुनने के बाद राम वहाँ से चलने लगा और जब राम वहाँ से वापस जा रहा था तो उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ख्याति को आखिरी बार देख रहा है। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए वो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ख्याति को एक अपार्टमेंट में ले जाती है और अंदर जाते ही ख्याति ने वहाँ एक इंसान को देखा और देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई थी क्योंकि वो इंसान था वीरेन श्रेष्ठा।
वीरेन को वहां पर देखकर ख्याति काफ़ी शॉक थी। साथ में वीरेन ने भी उसको देखकर ऐसा रिएक्ट किया, ऐसा प्रिटेंड किया कि उसको जैसे पता ही नहीं था कि ख्याति ही विनर है और वो ही वहां पे आने वाली है। वीरेन ने ख्याति को कहा कि वो कुछ दिनों से इस मैगजीन के साथ वो भी काम कर रहा है और उनका हेल्प कर रहा है। थोड़ी देर बाद वीरेन ने ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, जबकि ख्याति उसको पहले से जानती थी, उसका टीचर भी था, तो वो नॉर्मली उसने कोल्ड ड्रिंक ले लिया और वो पीने लगी। और यहीं पे ख्याति से एक गलती हो गई। उस कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिली हुई थी और जैसे ही ख्याति ने वो कोल्ड ड्रिंक पिया, थोड़ी देर बाद ख्याति सो गई। ख्याति सुबह को निकली थी और शाम हो चुकी थी। परेशान होकर उसके पेरेंट्स ने उस फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को बार बार कॉल लगाया, लेकिन वो नंबर कोई पिक नहीं कर रहा था। उसके बाद वो परेशान होकर उसको ढूंढने के लिए खुद ही निकल पड़े। उन्होंने राम को कहा कि तुमने उसको कहाँ छोड़ा था, तो राम उनको लेकर उस जगह गया जहाँ उसने आखिरी बार उसको छोड़ा था, ख्याति को। और उसके आसपास उन्होंने पूछताछ की, लेकिन ख्याति उनको कहीं नहीं मिली। ख्याति के माता पिता ने उसके सभी दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन ख्याति का कहीं कोई पता नहीं था। थक हार कर वो लोग घर वापस आ गए। तभी ख्याति के पिता के फ़ोन में एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ने के बाद ख्याति के पिता डर के सहम गए। ख्याति किडनैप हो चुकी थी। उस मैसेज में लिखा था, आपकी बेटी हमारे पास है और अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। अब ख्याति के पेरेंट्स का डर के बुरा हाल था, क्योंकि वो पुलिस के पास नहीं जा सकते थे। वो अपनी एकलौती बेटी, जो कि उनकी दुनिया थी, उसके लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 10 लाख का व्यवस्था करेंगे। 10 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ख्याति के पेरेंट्स ने उसके लिए जो पैसे बचाए थे उसके फ़ौरन जाने के लिए, उन्होंने वो सब इकट्ठा किया, कुछ लोगों से उधार लिया और अपने कुछ ज़मीनों को गिरवी रखा और इस तरह से उन्होंने 10 लाख रुपए का व्यवस्था कर लिया। अब वो लोग इंतज़ार कर रहे थे किडनैपर के कॉल या मैसेज का। फिर ख्याति के पापा के फ़ोन में पहला मैसेज आता है किडनैपर का, जिसमें लिखा था, आप पैसे लेकर बुटवाल आ जाओ, जो कि काठमांडू से 270 किलोमीटर दूर था। जैसे वो लोग वहाँ पे जीप लेकर पहुँचते हैं बुटवाल, तो उनको एक और मैसेज आता है कि आप चितवान आ जाओ, जो कि वहाँ से 150 किलोमीटर दूर था। तो बेटी के प्यार में पागल ये दोनों माँ बाप थके हारे चितवान पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग चितवान पहुंचते हैं, उनके पास एक और मैसेज आता है कि आप लोग सोनाली चले आओ। तो वो लोग वहां से फिर सोनाली के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब वो सोनाली पहुंचते हैं तो उनको एक और मैसेज आता है कि इस बार आप बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के दार्जिलिंग में चले आओ। दोनों माँ बाप पूरी तरीके से थक चुके थे, लेकिन उनको हर हाल में अपनी बेटी को पाना था। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया के दार्जिलिंग में किसी तरीके से व्यवस्था करके पैसे लेके पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग दार्जिलिंग पहुंचते हैं तो उनको एक और मैसेज आता है। उस मैसेज में एक होटल का एड्रेस था और हैरानी की बात यह थी कि वो होटल नेपाल में ही था। तो उनको वापस नेपाल जाना पड़ता है। नेपाल जाने के बाद उनको एक और मैसेज आता है कि होटल में पैसे लेकर सिर्फ उनका नौकर राम आएगा और उनके माता पिता को, ख्याति के माता पिता को वापस काठमांडू घर जाने के लिए बोल दिया जाता है उस मैसेज में। और ये भी लिखा होता है कि जैसे ही हमको पैसे मिल जाएंगे आपकी बेटी आपके घर पहुंच जाएगी। ये मैसेज देखने के बाद ख्याति के पिता राम को पैसे का बैग देकर उस होटल में भेजते हैं। वो और अपनी पत्नी को लेकर वो वापस अपने काठमांडू वाले घर में चले जाते हैं। राम जब उस होटल में पैसे लेकर अकेला जाता है, तो जब वो पैसे किसी को हैंड ओवर करता है तो उस होटल में वो कहीं वीरेन को बैठा हुआ देखता है और उस चीज़ को वो उस वक्त कुछ खास समझ नहीं पाता है और वो वापस घर चला आता है। ख्याति के पेरेंट्स वेट करते रह गए, लेकिन उनकी बेटी वापस घर नहीं आई। उन्होंने उस नंबर पर बहुत मैसेज कॉल किया, लेकिन वो नंबर ऑफ था। थक हार कर उन्होंने पुलिस का हेल्प लेने का सोचा। जब वो लोग पुलिस के पास गए तो पहले तो पुलिस ने उनको बहुत गुस्सा किया, उनको बहुत डांटा और फिर आखिरकार पुलिस उस सिचुएशन को समझ गई और पुलिस ने उनका हेल्प करने का सोचा। पुलिस पूरी तरीके से इस केस में लग गई थी और पुलिस ने उन लोगों को बार बार पूछा कि इस पूरे केस के दौरान आप लोगों को अगर कुछ भी अनकॉमन लगा हो तो आप वो प्लीज़ हम लोगों को बताइए। ये सुनने के बाद राम ने कहा कि जब मैं पैसे देने उस होटल में गया था तो उस होटल में मैंने वीरेन को देखा, जो कि ख्याति के पहले के टीचर थे। तो ये चीज़ पुलिस को स्ट्राइक कर गई और पुलिस ने तुरंत अपनी टीम को वीरेन के तलाश में लगा दिया। वीरेन के नंबर ख्याति के पिता से
पुलिस को मिल गई थी, लेकिन वो नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था। पुलिस वीरेन के घर गई, पर वहां सिर्फ एक खटिया के अलावा पूरे घर में एक भी सामान नहीं था, कोई इंसान नहीं था। वीरेन का कहीं कोई पता नहीं था। इस इस बीच पुलिस को काठमांडू के एक जंगल में एक कटा हुआ इंसानी सर मिला, जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका था। उसके बाद उसी जंगल के अलग अलग जगहों में कुछ और कटे हुए बॉडी पार्ट्स पुलिस को मिले। पुलिस ने उन सारे पार्ट्स को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया। और इधर पुलिस के 18 दिन के कड़ी मेहनत के बाद वीरेन पुलिस के हाथ लग गया था। पुलिस ने वीरेन को तुरंत ही इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद वीरेन ने सारी सच्चाई अपने मुंह से बतानी शुरू कर दी। दरअसल वीरेन एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखता था और टीचिंग करके उसके अच्छे पैसे भी कमाई हो रहे थे। बट वीरेन की एक बुरी आदत थी। बुरी आदत गैम्बलिंग की, जुआ खेलने की। पहले तो वीरेन ने जुआ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन बोलते हैं ना कि जुआ किसी का नहीं हुआ। वीरेन काठमांडू के कसिनो में बहुत ज़्यादा पैसा हार चुका था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था। कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको अपना घर बेचना पड़ा था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन अपना घर बेचने के बाद भी उसका कर्जा ख़त्म नहीं हुआ था। अब उसके पास जुर्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। काफ़ी देर सोचने के बाद उसको याद आया कि ख्याति के परिवार वाले उसके पढ़ाई के लिए पैसे सेव कर रहे हैं, और तभी उसने ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। वो जानता था कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता, या फिर वो डायरेक्ट ख्याति से बात नहीं कर सकता। इसीलिए उसने इस घिनौने काम में एक लड़की का हेल्प लिया, जो कि उसकी स्टूडेंट थी और उसका नाम था मरीना शाकिया। पहले वीरेन ने सोचा था कि वो पैसे लेने के बाद ख्याति को छोड़ देगा, लेकिन उसको फिर लगा कि ख्याति बाहर जाकर सबको सच्चाई बता देगी और उसको जेल हो जाएगा। इसलिए जब ख्याति वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गई थी, तो बेहोशी की हालत में वीरेन ने ख्याति की जान ले ली। उसके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए और उनको जंगल के अलग अलग जगहों में फेंक दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने ख्याति के पेरेंट्स को बता दिया कि उनकी लाडली बेटी, जो उनकी जान थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर के बाहर आने के बाद नेपाल में एक बहुत बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला था। स्टूडेंट्स ने आरोपियों के लिए डेथ पेनल्टी की मांग रखी थी। आखिरकार कोर्ट ने कई महीनों के ट्रायल के बाद मरीना को मर्डर और किडनैपिंग में हेल्प करने के लिए 20 साल और वीरेन श्रेष्ठा को ख्याति श्रेष्ठा के किडनैपिंग और मर्डर के लिए 39 साल की सज़ा सुना दी। एक पढ़ा लिखा इंसान, जो कि एक टीचर था, उसको उसकी जुए की आदत ने एक हैवान बना दिया था, और उसकी हैवानियत का शिकार एक ऐसी लड़की बनी जिसके सामने अभी उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी थी, जिसको बहुत सारे सपने पूरे करने थे, जो अपने माँ बाप की सब कुछ थी, उनके बुढ़ापे का सहारा थी। इस वीडियो को दिखाने का मतलब किसी के भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था। किसी भी फेक कॉल या मैसेज का बिना जांचे यकीन ना करें। किसी पर भी आंख बंद कर कर भरोसा ना करें। अपने बच्चों या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी अनजान जगह अकेले ना भेजें। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी समझ आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अपने परिवार वालों को भेजें ताकि वो भी सतर्क रहें। मिलता हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Lot of these bugs, no? Mosquitoes. Tattoo. Okay, bugs. Mosquitoes. Urus, right? Urus. Yeah. I also have. See. I just hope for these things you can have me small punishment here, because I know it's not really easy, but still have, still have my glory for me,